हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे हम इस वीडियो में। ये सेशन बिल्कुल नया होगा आपके लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों के आकार में होता है, चाहे रोटी हो या चावल हो या मांस हो या जो भी दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं चीज़ें, वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है। इन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, काफ़ी महीन बारीक टुकड़ों में तोड़ करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। और वहीं बड़े बड़े जटिल चीज़ों को, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स को एकदम छोटे छोटे सरल चीज़ों में तोड़ देना, ये किसका काम होता है? पाचन का काम होता है। किसका काम होता है? पाचन अंग का काम होता है। तो सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तंत्र क्या होता है? तंत्र, सिस्टम। देखिए, जैसे मान लें कि एक छोटा सा सेल है। इस सेल के मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर बड़े बड़े अंग बनते हैं और इन अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र आप पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद से न्यूरॉन है और भी बहुत सारे सिस्टम हैं। कंकाल तंत्र है। आप आगे इसके बारे में वीडियो में देखेंगे, हम पढ़ाएंगे इसको। तो आज का विषय हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र आपको हम बता ही दिए कि बड़े बड़े टुकड़ों को बड़े बड़े मतलब जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे में विभाजित करके या चाहे छोटे छोटे में टुकड़ों करके पचा देना ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कुछ चीज़ें शामिल होती है। जैसे कुछ पाचक ग्रंथि होती है, वो हमारे पाचन को मतलब पूर्ण का भोजन को पचाने में सहायक होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो कुछ भी खाते हैं, आप मान लीजिए कि आप रोटी खा रहे हैं, तो जो आप रोटी खाते हैं तो रोटी बड़ा होता है, तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? दांत तोड़ता है। तो दांत का काम क्या है? उसको छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देना। अब उतना भी दांत छोटा नहीं तोड़ पाता है जितना हमें ज़रूरत होती है। अब एकदम पूरा पीस थोड़ देता है, पूरा एकदम नहीं पीस पाता है। उसके लिए हमें पाचन तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, एक सिस्टम की, पाचक ग्रंथियों की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें आप जानते भी होंगे कौन कौन शामिल होता है। छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, ये सब सिस्टम है जिससे मिल करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। और दांत जो है, यहाँ पे लिखा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का जो मुख्य भाग है वो निम्न है। पहला है माउथ कैविटी, मतलब पाचन जो होता है वो पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा से शुरू होता है। आपको प्रश्न पूछता भी है कि पाचन का मतलब शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। आप जो ये फिगर में देख रहे होंगे, ये एक नली है। इस नली को बोलते हैं ग्रॉस नली। कौन सा नली बोलते हैं? ग्रॉस नली। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड पाइप। कौन सा पाइप बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप के सहारे भोजन हमारे कहाँ तक पहुँचता है? अमाशय तक पहुँचता है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये एक थैली नुमा संरचना है। इसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अमाशय। अमाशय जो होता है एक चौड़ा भाग होता है और अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब एक एक डिटेल करके हम पढ़ेंगे सभी अंगों को जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अमाशय। अमाशय के बाद आप देख रहे होंगे ये यकृत है। यकृत में ही आपका बाइल जूस निकलता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय के बाद आप देख रहे होंगे ये छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद ये अग्नाशय, पैनक्रियाज जहाँ पे अपेंडिक्स होता है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे कि ये एनस होता है, गुर्दा होता है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो दांत के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। दांत पाचन तंत्र से बिल्कुल अलग है। दांत का काम है भोजन को तोड़ देना, लेकिन वो उतना नहीं तोड़ पाता है जितना हमारे लिए ज़रूरत होता है। तोड़ता है, फिजिकली रूप से तोड़ता है, लेकिन केमिकली रूप से कौन काम करता है? पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियाँ काम करती है। इसमें आपको जीभ, लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। इससे सलाइवा ग्लैंड निकलता है। जब भोजन दांत से चबाकर हम लोग छोटे छोटे कर देते हैं तो उसको गीला करने के लिए लार ग्रंथि काम आती है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या, अगर थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ बता देते हैं। मनुष्य में
अगर दांतों की संख्या की बात किया जाए तो टोटल 52 दांत एक बार में, जितना बार मनुष्य का जन्म होगा तो पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत कितने होंगे? 52 होंगे। कितने होंगे? 52 होंगे। और 20 मिल्क टीथ होते हैं, मतलब जो परमानेंट अनपरमानेंट की अगर बात किया जाएगा तो जिसको दूध का दांत कहते हैं वो कितने होते हैं? 20। और कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं। कितने बार होते हैं? वो 2 बार होते हैं दूध के दांत। उसके बाद से दूध के दांत, आप दांत के बारे में जान गए। दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी होगा, हम दांत पे अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद से दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल को, जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है। शरीर की अगर आपसे प्रश्न पूछे कि शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन है, तो शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन है? तो इनेमल है। कौन है? इनेमल है। कौन है? इनेमल है। शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन है? इनेमल है। यही है इनेमल, देख रहे होंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार का पीएच मान 6.6 होता है। ये प्रश्न कई बार पूछता है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, कभी कभी एमाइलेज भी देता है। अब देखिए यहाँ से हमारा सिस्टम चालू होता है। आप जो देख रहे होंगे ये है अमाशय। क्या है ये? अमाशय है। ये क्या है बाबू? अमाशय है। तो अमाशय के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अमाशय क्या होता है? तो अमाशय, अमाशय ये क्या है? अमाशय, जिसको स्टमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमच बोलते हैं। स्टमच है ये। अब स्टमच है। स्टमच का 3 पार्ट होता है। स्टमच में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। स्टमच का जो 3 पार्ट होता है, इसमें एक जूस निकलता है और उस जूस को क्या बोलते हैं? उस जो जूस निकलता है उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथि। उसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि जठर ग्रंथि का स्राव कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। इसमें एक और भी एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। इसमें HCl का भी स्रावत होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता भी होगा कि हमारे पेट में जो एक एसिड होता है उसका नाम क्या है? HCl है। उसका नाम क्या है? HCl है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH मान कितना होता है? 1.5, लगभग 1.5 होता है। आपको पता है हाईली एसिडिटी होता है काफ़ी, मतलब आप कुछ भी खाइए, चबाइए, इसको क्या कर देता है? वो पचा देता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे मतलब पेट में या चाहे हमारे अमाशय में इसका स्रावण थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है? मतलब एंटासिड यानी क्षारयुक्त दवा का उपयोग करना पड़ता है, मैंने डिसबाइलेंस हो जाता है हमारा पाचन। उसके बाद हम अमाशय की कुछ जानकारी यहाँ पे बता ही दिया आपको, और यहाँ पे लिखा भी है। अमाशय हमारे शरीर का सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय हमारे शरीर का सबसे चौड़ा भाग है। पाचन तंत्र में हमारे शरीर का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। अमाशय की दीवारों पर ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसे जठर ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस हम बताएं दिए, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पर डे, और इसका pH मान 1.5 होता है। pH मान 1.5 होता है। कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ एंजाइम आप देख रहे होंगे कि ये एक एंजाइम है रेनिन, और एक ये पेप्सिन, और एक HCl। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? HCl। उसके बाद से ये आप बता दीजिएगा। उसके बाद से अगर कह देगा कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? अमाशय की दीवारों पे। उसके बाद कह रहे हैं कि रेनिन एंजाइम, देखिए सबसे ज़्यादा ये बच्चों में स्रावित होता है। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? बच्चों में जो सबसे ज़्यादा दूध कौन पीते हैं? बच्चे पीते हैं। हम लोग बच्चे रहते हैं तो दूध ज़्यादा पीते हैं। तो रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। किसको पचाने में सहायक होता है? मिल्क को। किसको पचाने में सहायक होता है? मिल्क को पचाने में सहायक होता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आहार नाल का, आहार नाल बोले या चाहे पाचन तंत्र का। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये 6 से 8 मीटर होता है। 6 से कितना मीटर होता है? 8 मीटर होता है। कितना होता है? 6 से 8 मीटर होता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि कितना होता है? 6 से 8 मीटर होता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन अगर पूछ दे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। पहला भाग को बोलते हैं डेड्यूनम, ये यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू लाइक, यू जैसा होता है। उसके बाद दूसरा होता है जेजिनम और तीसरा होता है इलियम। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि डेड्यूनम हमारे शरीर के किस अंग का है,
तो आपका बताइएगा छोटी आंत का। जेजुनम इलियम ऐसा करके पूछता है, तो इसका ट्रिक है DJI। ट्रिक क्या है? DJI, यानी डेडुनम जेजुनम इलियम। डेडुनम जेजुनम इलियम आपसे प्रश्न पूछेगा, आप आई होप आप इसको बहुत अच्छे से बता दीजिएगा। फिर उसके बाद से भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद है, ये देख लीजिए फिगर है लॉर्गेस्टेटाइन का। बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत जो होता है तो लॉर्गेस्टेटाइन, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया, मतलब किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब बड़ी आंत को भी 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। बड़ी आंत को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बड़ी आंत को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बड़ी आंत का 3 भाग कौन होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। सीधा सीधा लिखा है, इसमें पाचन में कोई संबंधी कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग कौन है? एक कैसियम है, एक कोलोन है, एक रेक्टम है। कोलोन को बहुत पूछता है, कोलोन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कोलोन जो है वो हमारे मतलब शरीर के कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। अब यहाँ पे एक होता है कि अपेंडिक्स नामक बीमारी जो होती है, अपेंडिक्स नामक बीमारी आप सुने भी होंगे। अपेंडिक्स नामक बीमारी कहाँ पे होती है? अपेंडिक्स नामक बीमारी बड़ी आंत में होती है, लॉर्गेस्टेटाइन में होती है। लॉर्गेस्टेटाइन में होती है, यह शरीर की लॉर्गेस्टेटाइन में होती है। अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ा भाग की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत होता है, और इसका वजन होता है 1.5 kg, यानी दिमाग से भी बड़ा वजन होता है इनका। और इसमें रीजनरेट का गुण होता है। रीजनरेट का मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि खराब भी हो जाएगा लीवर, तो अपने आप को, अपने अंगों को क्या कर ले, क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः वो क्या कर लेता है? तैयार कर लेता है। रीजनरेट का गुण होता है। वजन 1.5 kg। गहरा रंग कैसा होता है? गहरा लाल भूरा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर होती है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, बाइल जूस। यकृत में ही किसका निर्माण होता है? बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत किन किन विटामिनों को स्टोरेज करता है? ए डी, और उसके बाद किसका करता है? देख ही रहे होंगे ई के, ADE, यानी जो बी और सी जो वाटर में सोल्वलेट होता है उसको छोड़ करके सभी को ये क्या करता है? अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। उसके बाद हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में, और हम जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे विटामिन की अगर बात किया जाए, विटामिन का, तो विटामिन क्या होता है? विटामिन का पाचन होता है? नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका पाचन नहीं होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके बाद से वाटर की अगर बात किया जाए, H2O, तो H2O का भी पाचन नहीं होता है। तो H2O को भी डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है जल की, वहाँ हम क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो भोजन में विटामिन, जल का पाचन नहीं होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ये इसमें दोनों गुण पाया जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? मिक्सेड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मिश्रित ग्रंथि है। और इसमें पैनक्रियाज जो होता है यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होता है। पैनक्रियाज मानव में पित्त का स्राव होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन डिस्कशन के लिए दिए थे। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उसके बाद से इसमें कुछ MCQs की अगर हम बात करें तो कुछ MCQs हम लाए हैं पाचन तंत्र संबंधी, तो आप उसको देखिए और उसको लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? आप यहाँ पे उत्तर बता ही सकते हैं। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत बोले तो लीवर। कहाँ पे होता है? लीवर। दूसरा क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ रहता है? छोटी आंत में रहता है। उसके बाद से डेडुनम किसका भाग है? तो डेडुनम किसका भाग अभी हम बताएं इसका ट्रिक, DJI, यानी ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। मानव में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। आई होप आप ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।